भारतीय संविधान के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आपको ये पहले बता दूं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? दूसरा, भारतीय संविधान के मूलाधिकार, जो मूलाधिकार का विषय है, फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या हैं? उनके विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और अंत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्रमशः इन 3 विषयों को हम लोग आज समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों का एक सोल है, एक आत्मा है, जिसे जानना, समझना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए तो निश्चित रूप से अपरिहार्य है, आवश्यक है। तो और मूल अधिकार की बात हो और मूल कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात हो, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं का पूरा नज़रिया, एक दृष्टिकोण सम्मिलित है, तो निश्चित तौर पर उसे जानना समझना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता पर चर्चा करते हैं। ज़ाहिर बात है कि जैसे कि मनुष्य का शरीर होता है, उस शरीर की अपनी अलग-अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएँ होती हैं। हमें ये भी पता है कि जैसे 10 मनुष्य हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्तियों में एकदम एब्सोल्यूट साम्यता नहीं पाई जाती, पूर्ण साम्यता नहीं पाई जाती। उसमें अंतर होता है, विविधता होती है, साम्यता नहीं होती। वैसे ही अनेक देशों के संविधान में जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पर उनके मध्य में हम एक विभाजन रेखा खींचते हैं और उस देश की जो रीति-रिवाज, जो परंपराएँ हैं, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों का जो एक तरीके से प्रतिबिंबन है, वह संविधान के अंतर्गत होता है। तो भारतीय संविधान का वह विशिष्ट लक्षण कौन-से हैं, जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि यह भारत का संविधान है, भारत के लोगों के मूल्यों पर आधारित है, तो उन पर कुछ चर्चाएँ हम लोग करते हैं। हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है, उसको स्वीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश के संविधान लागू हुआ। हमने अध्ययन किया होगा तो हमें ये भी मालूम होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे संविधान का एक तरीके से आधार बिंदु रहा है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि बहुत सारे देशों के संविधान के एनालिसिस के आधार पे भी हमारे संविधान के बहुत सारे उपबंधों का निर्माण हुआ है। भारत के संविधान में जब शुरुआत हुई तो 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, 25 भागों में विभाजित है। तो ये जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके आधार पर हम भारत के लोगों के मंतव्य को, भारत के लोगों के मूल्य को, भारत की शासन व्यवस्था को, उसकी संरचना को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले कि भारत का जो संविधान है, माना जाता है कि पूरी दुनिया में लंबा है, लिखित सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी कि जितने भी देशों के संविधान रिटेन हैं, लिखे गए हैं, उन देशों के संविधान में भारत का संविधान सबसे बड़ा है, बृहत है। हमें पता है कि अमेरिका का संविधान लिखित है। हमें ये भी मालूम है कि ब्रिटिश का संविधान अधिकांशतः अलिखित है। लेकिन भारत का संविधान पूरी तरीके से लिखित है, यहाँ पर एक-एक चीज़ का ब्यौरा है, एक-एक चीज़ की जानकारी है। कई बार हमको लगता है कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है? कई बार हम कंपेयर भी करते हैं। तो भारत का संविधान बड़ा होने के कई कारण हैं। अचानक से ऐसे किसी ने भारत के संविधान को बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान अ, भारत की भौगोलिक स्थिति को भी डिफाइन करता है। अब इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतनी विशालता और उसके बाद अगर हम छोटा संविधान बना दें, तो उसमें बहुत सारी जटिलताएँ हो जाएँगी। भारत का जो संविधान है, वो भारत के ऐतिहासिक विकास की जो परिणति है, वो भी है। यानी कि इतिहास में जो घटनाएँ घटित हुई हैं, उनसे सबक लेकर के हमारे संविधान को एक रूप दिया गया है। हमें ये भी पता है कि भारत में यूनिट्स हैं, स्टेट को हम लोग स्टेट नहीं बोलते, यूनिट्स बोलते हैं। सामान्य तौर पर सामान्य समझ के लिए स्टेट बोलते हैं। तो भारत में राज्यों और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था है, अलग-अलग संविधान है नहीं।
तो जाहिर बात है कि जब ढेर सारे प्रबंध करने ढेर सारे उपबंधों को सम्मिलित करना होगा तो हमें हमारा संविधान अपने आप बड़ा हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि हमारे संविधान सभा में जो भारत के संविधान के अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बहुत सारे बहस मुबाहिसे हुए हैं, बहुत चर्चाएँ हुई हैं, उसके बाद हम इस संविधान तक पहुँचे। दूसरी बात जो भारतीय संविधान की विशेषता मानी जाती है, समझी जाती है, वो ये है कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान अलग-अलग देशों के संविधानों से प्रेरित माना जा सकता है। प्रेरित माना जा सकता है मतलब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अलग-अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन देशों के संविधानों के अध्ययन के पश्चात उनमें जो खूबियाँ थी, जिन्हें लगा कि हमारे परिवेश के अनुसार हम अपने संविधान में रख सकते हैं, तो उन्होंने उसका प्रावधान किया। अब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो दुनिया के सभी ज्ञात संविधान हैं, उन सभी संविधानों का एक तरीके से निष्कर्ष, निचोड़ भारत का संविधान है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भारत तुरंत दासता से मुक्त हो रहा था या मुक्त हुआ और भारत जब दासता से मुक्त हुआ, गुलामी से आज़ाद हुआ, स्वाधीन हुआ, तो उस समय हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों से हमको आगे जाना था, तो हमें अनेक देशों के संविधानों को अध्ययन करके उनके आधार पर भारत के लिए एक मजबूत, एक विशिष्ट संविधान तैयार करना था। तो हमने अलग-अलग देशों के संविधानों की महत्वपूर्ण बातों को जो हमको हमारे परिवेश के अनुसार ठीक लगा, वो हमने लिया। अब जैसे मूल अधिकार आप देखिए, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस प्रकार से अनेक संवैधानिक उपबंध हैं, जिनको हमने अनेक अलग देशों से ग्रहित किया है। एक और बात कही जाती है भारतीय संविधान के विषय में कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण का अभिप्राय क्या है? कठोर का मतलब है कि इसमें संशोधन करना क्या है? आसान नहीं है, कठिन है। और लचीले का मतलब कुछ उपबंध ऐसे हैं जहां पर हम सामान्य रूप से आसानी से संशोधन कर सकते हैं। यहाँ कठोर और लचीलेपन का संबंध संविधान संशोधन से है। अब जैसे आप अमेरिका के संविधान को देखिए, अमेरिका का संविधान बड़ा जटिल है, बड़ा कठोर है। उस संविधान में परिवर्तन कर पाना आसान नहीं होता है। लगभग हर चेंज के लिए हमको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और जब इस प्रकार के जब इस प्रकार संविधान कठोर होता है, उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता है, तो बड़ी कठिनाई भी होती है भारत जैसे देश के लिए। क्योंकि भारत जैसे देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो परिवेश है, उसमें परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन के अनुसार हमको संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता कई बार पड़ती है। अब आप दूसरी तरफ देखें लचीला संविधान। लचीला संविधान का मतलब सामान्य तरीके से संशोधन किया जा सके। जैसे ब्रिटेन का संविधान हमें पता है कि मोस्टली क्या है, अनरिटेन है। तो ब्रिटेन के संविधान में आपको जानकारी है कि जो सामान्य कानून है, उनके माध्यम से वहाँ संशोधन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बहुमत की आवश्यकता है ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में भी कुछ उपबंध ऐसे हैं, जहाँ पर संशोधन के लिए हमको विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे देश का संविधान है, वो ना तो अमेरिका के संविधान की भांति बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही ब्रिटेन के संविधान की भांति बहुत लचीला है, बहुत नमनीय है। एक और बात, भारत का संविधान संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण, जैसे कि संघ की बातें हैं। संघ में क्या है? 2 सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लिखित संविधान है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब विशेषताएं हैं संघीय व्यवस्था की। भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में आप देखेंगे
तो एकात्मक या गैर संघीय जो विशेषता है वो शामिल है। कैसे? आप देखिए, भारत में जो केंद्र सरकार है वो बड़ी सशक्त है, बड़ी मजबूत है। उसके बाद ढेर सारे विषय हैं और यहाँ तक कि वो राज्य जो सूची है और जो अ अतिरिक्त सूची है, अवशिष्ट सूची जिसको आप बोलते हैं, वो उस पर भी नियम कानून बना सकती है। भारत में एकल संविधान की व्यवस्था है। राज्यपाल की नियुक्ति, हमारे यहाँ गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वहाँ पे केंद्र मजबूत है, सशक्त है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में भी केंद्र का हस्तक्षेप रहता है। एकीकृत या एकहरी न्यायिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है और अंतिम रूप से उसका निर्णय मान्य होता है। और पूरे देश के संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, संघीय शब्द का व्यवस्था। तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। अब आप एक अनुच्छेद याद करिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों के संघ के रूप में होगा। यहाँ पर संघ शब्द का क्या है, इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि भारत में जो संघ है वह समझौते का परिणाम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। समझौता नहीं है और किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि भारत में संघीय भावना तो है, संघीय स्वरूप तो दिखाई देता है, लेकिन एकात्मकता जो जो यूनिटरी फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है। हालांकि कई सारे लोगों ने इसको अर्धसंघीय बोला है और ढेर सारी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। तो सामान्य तौर पर भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का सम्मिश्रण है। भारत जो सरकार है, भारत सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा है, संसदीय है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पर हमने भारत जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो राष्ट्रपतीय व्यवस्था है, जो प्रेसिडेंट सिस्टम है, उसको अपनाने के बजाय हमने ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली को चुना। यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन की व्यवस्था को हमने चुना। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दोनों अंगों के बीच में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार, जो वेस्टमिंस्टर मॉडल था, उसके रूप में जानी जा सकती है या उसकी एक प्रतिलिपि मानी जा सकती है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। और संसदीय प्रणाली में हमको पता है कि राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष तो होता है देश का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, जो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो उसकी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। पहली बात तो ये कि बहुमत दल का शासन होता है, जिसके पास अधिक प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, वह शासन व्यवस्था में सरकार बना करके भारत में शासन संचालन करता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री देश का और मुख्यमंत्री राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है। निचले सदन के रूप में, जिसको लोक सदन आप हम बोलते हैं, केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, ये दो घटक हैं। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु नहीं है, यह हमें ध्यान रखना होगा। और भारत के संविधान में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और संवैधानिक मुखिया होता है। हम ये जानते हैं कि लगभग सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत में
न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी कि जो न्यायपालिका है वो हमारे यहाँ सर्वोच्च है। उसका निर्णय, उसका दृष्टांत, उसका नज़रिया नज़ीर के रूप में काम आता है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का निष्पादन संपादन करेगी। न्यायिक पुनरावलोकन हो, न्यायिक समीक्षा हो, इन सारे जो टूल्स हैं, उपकरण हैं संवैधानिक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए, उन सभी का प्रयोग भारतीय न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है समय-समय पर। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात होती है, कानून का शासन। भारत के लोग किसी व्यक्ति के द्वारा शासित नहीं होते। भारत के लोग किसी राजनीतिक दल के द्वारा शासित नहीं होते। भारत के लोगों का के ऊपर किसका शासन है? कानून का शासन है। और लोकतंत्र में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लोकतंत्र में कानून संप्रभु है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपके पास मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उच्चतम न्यायालय के पास सभी कानूनों के इंटरप्रिटेशन का, उनकी व्याख्या का और उनकी शुचिता को बनाए रखने का राइट होता है, अधिकार होता है। तो कुल मिलाकर के जो भारत का संविधान है, वह कानून के शासन की व्यवस्था करता है। हमारे यहाँ एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का अभिप्राय यह है कि भारत में टॉप टू बॉटम एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला के आधार पर न्यायिक निर्णय होते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का न्यायपालिका के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण उसकी स्वतंत्रता, उसकी निष्पक्षता बाधित हो, प्रभावित हो। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप में काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं। एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय उसके अनुक्रम में होते हैं। जिला अदालतें होती हैं और अन्य अदालतें, निचली अदालतें काम करती हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जो एक संघीय अदालत है, संविधान की रक्षक है और संविधान में न्यायपालिका के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रकार के जतन किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात है, भाग 3 के अंतर्गत। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय जो नीति निर्माता है, उनको एक प्रकार से दृष्टि प्रदान करते हैं। इनका उल्लेख भाग 4 में है। इसके विषय में भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान की एक और विशेषता मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, हमें पता है, लेकिन भारत जैसे देश में जिसकी जो सांस्कृतिक विरासत बहुत सशक्त रही हो, बहुत मजबूत रही हो और जहां पर अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को महत्व दिया गया हो, वहां पर कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित ना होना अपने आप में उस परिस्थिति के अनुसार तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन सदैव के लिए ठीक नहीं हो सकता है। तो बाद में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया, जोड़ा गया। भारत के संविधान की एक और विशेषता है, यह एक सेकुलर स्टेट की कल्पना करता है। एक ऐसा राज्य जहां पर किसी भी रिलीजन को महत्व नहीं दिया जाएगा और किसी भी रिलीजन के विरुद्ध स्टेट के द्वारा कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य स्वयं को किसी भी रिलीजन के साथ नहीं जोड़ेगा, उसको नियंत्रित नहीं करेगा।
राज्य किसी भी धर्म का पालन करने की या रिलीजन का पालन करने की अधिकार की गारंटी देता है, किसी को विशेष दर्जा नहीं देता है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी सामान्य शर्त के अधीन राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसको राज्य रोकता नहीं है। राजनीतिक समानता किसी भी भारतीय नागरिक को सर्वोच्च पद प्राप्त करने या उस पर आसीन होने की का अधिकार देती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय राज्य का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो यह है कि भारत राज्य सेकुलर स्टेट की कल्पना करता है। भारत का राज्य किसी रिलीजन का, किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है, उसके उसके उलट, उसके विपरीत भारत का संविधान सेकुलर स्टेट की पॉजिटिव, सकारात्मक कल्पना करता है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने की कल्पना करता है। यानी कि भारत में यदि एक सर्टेन आयु, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आप हैं, तो आपको मतदान करने का अधिकार है। यहाँ पर जाति का, लिंग, नस्ल, धर्म इत्यादि का किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। यानी कि भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना कर राजनीतिक समानता की बात करता है। भारत के संविधान में एक और बात, एकल नागरिकता की व्यवस्था है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं। आप तेलंगाना के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं। यानी कि किसी स्टेट के नागरिक नहीं, भारत के नागरिक, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है। प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, उसका निवास स्थान, उनका जन्म स्थान कुछ भी हो, अर्थात इकहरी नागरिक व्यवस्था। भारतीय संविधान में न केवल सरकार, आपकी अलग अलग अंग स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं, ऐसे ढेर सारे आयोगों की व्यवस्था है। लोक सेवा आयोग हो, चुनाव आयोग हो, ये सारे आयोग स्वतंत्र निकाय हैं। ये अपने तरीके से कार्य करते हैं, इन पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध है, उनकी व्यवस्था है। जैसे कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो तो अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360। इस प्रकार के आपातकालीन उपबंधों को शामिल करके देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। भारत में जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की पद्धति भारतीय संविधान में सम्मिलित हो चुकी है। इसके पहले हम लोगों ने गांधीवादी दर्शन पढ़ा था, तो हमें यह मालूम है कि राम राज्य की कल्पना जब गांधी जी करते हैं, तो उसमें विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है, उसका बड़ा ही महत्व है। भारतीय संविधान में उसका उल्लेख है। इसी तरीके से जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को बनाते वक्त ढेर सारे संकल्प लिए गए थे। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाना है, सभी घटक भागों में समान स्तर की सुशासन के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करनी है, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासी क्षेत्रों आदि के लिए उचित अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की समान भागीदारी बन सके, ऐसी व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में अनेक प्रकार की विशेषताएं मौजूद हैं, फीचर्स मौजूद हैं, जो कि किसी भी देश के संविधान से हमें अलग बनाती है और हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको एक तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं।
तो भारत के संविधान की अपनी विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है वो ली गई है, और इसे कई बार भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में 1215 में आया था। तो भारत का मैग्ना कार्टा कई बार मूल अधिकार को कहा जाता है। वहां पर समझौते के बाद अधिकार प्रदान किए गए थे जनता को। जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो कई बार ये माना जाता है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। भारत में अधिकार की जब बात करते हैं तो हम एक सूक्ष्म सामान्य समझ के लिए हमें देखते हैं कि भारत में अधिकारों की प्रकार क्या है। तो भारतीय संविधान में अधिकारों के प्रकार में जब हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लिखित है, 12 से 35 है। संवैधानिक अधिकारों की बात होती है जो भाग 3 के बाहर है, अनुच्छेद 308 में है। कानूनी सांविधिक अधिकार, कानूनी या सांविधिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संसद या विधानमंडल के कानून की देन होते हैं, जैसे मातृत्व अवकाश, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ये सारे अधिकार। और एक और अधिकार है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हो। तो मौलिक अधिकार पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में मौलिक अधिकार 3 रूप में संविधान में विशिष्ट रूप से सम्मिलित है। पहला, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होता है। और तीसरी बात, मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थिति में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है। तो पहली बात, तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरी, ये प्रवर्तनीय है, यानी कि ये इसके लिए हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। इनका स्वरूप कैसा है? नकारात्मक है, निषेधात्मक है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों, भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के प्रति प्राप्त है। तो कुछ बातें हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की विशेषता है। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की कल्पना की गई थी, उल्लेख किया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वां जो संविधान संशोधन 1978 हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार का निरसन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। भाग 3 में अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1F और अनुच्छेद 31, इन दोनों को, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इनको हटा दिया गया और आर्टिकल 300A भाग 12 में इसको शामिल कर दिया गया। तो मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन राइट प्रदान किया गया। तो भारत के संविधान में वर्तमान समय में मूलतः 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29
एवं 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 12 के विषय में सबसे पहले हम जानते हैं। एक-एक अनुच्छेद को धीरे-धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राज्य की जो स्टेट की परिभाषा है वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। राज्य आखिरकार है क्या? इसको आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। केंद्र की संसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, स्थानीय संस्थाएं, नगरपालिका, जिला बोर्ड इत्यादि ये सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में विधि और प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो न्यायिक प्रक्रिया है या विधि की प्रक्रिया है, उसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 12 और 13 को मौलिक अधिकारों को समझने से पहले जानना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है उसके विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 14 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। यानी कि कानून के समक्ष समानता का मतलब, कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक संकल्पना है। इसका अर्थ है विशेषाधिकार का नहीं होना। यह जो शब्द है या जो शब्दावली है यह ब्रिटेन से ली गई है। तो रूल ऑफ लॉ ये क्या है? ये रूल ऑफ लॉ विधि के शासन को व्याख्यायित करता है, कानून के समक्ष समानता। जब विशेषाधिकार की बात होती है, विशेषाधिकार का मतलब ऐसे विभेद जो सबल के वर्ग के पक्ष में किया जाता है उसको विशेषाधिकार बोलते हैं। सबल के पक्ष में नकारात्मक विभेद होता है, निर्बल के पक्ष में अगर कोई विभेद किया जाता है तो वो सकारात्मक विभेद होता है। जब कोई विभेद सबल के पक्ष में किया जाता है तो वह विशेषाधिकार होता है। या विशेषाधिकार को इस प्रकार विशेषाधिकार को समझना चाहिए। भारत में कानून के समक्ष समानता की अपवाद क्या है? पहली तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, अर्थात पद से संबंधित दायित्व को पूरा करने के लिए जो निर्णय के संदर्भ में आजीवन किसी भी न्यायालय में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामलों में न्यायिक कार्यवाही उन पर नहीं की जा सकती है। दीवानी मामलों में 2 माह का नोटिस देकर ही न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है। इसी प्रकार भारत में सांसदों और विधायकों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। कानून के समान संरक्षण की बात का जो शब्दावली आती है वह एक सकारात्मक अवधारणा है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू करना, यह एक प्रकार से आनुपातिक समानता की स्थापना करता है और यह अवधारणा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। इसका मतलब क्या है? परिस्थिति जन्य विभेद किया जा सकता है। परिस्थिति जन्य विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, निवास इत्यादि के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। अब विभेद नहीं करेगा इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में राज्य विभेद कर सकता है। यह विभेद का अपवाद है। हमें 93वां संविधान संशोधन 2006 आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 इसमें यह संशोधन किया गया कि शिक्षा संस्थाओं में, सरकारी हो निजी हो दोनों में, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसका एकमात्र अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होंगे। 2006 में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान नामांकन में आरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ एक केस हुआ जिसने अनुच्छेद 15(5) जो 93वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत संसद के कानून को रद्द करने की मांग की।
लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उस मांग को रद्द करते हुए, अस्वीकृत करते हुए संसद के पक्ष में निर्णय दिया। अर्थात जो विभेद की प्रणाली अपनाई गई उसको न्यायपालिका ने उचित ठहराया, सम्यक ठहराया। अब आते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नियोजन अर्थात सरकारी सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, निवास स्थान, जन्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसके भी अपवाद हैं। क्या? संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में निवास को उस क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। दूसरा, धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं और नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वर्णित है। यही अनुच्छेद 16(4) हमारे यहाँ आरक्षण का प्रबंध, रिजर्वेशन का प्रबंध करता है। आरक्षण के विषय में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में और 1990 में बीपी सिंह के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना, ये सभी इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। एक संकल्पना आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी की आती है, जो नरसिम्हा राव के समय में आती है। उसके विषय में बाद में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के ईबीसी का जो रिजर्वेशन है, 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, इसके आधार पर उसने नकार दिया। अब हम लोग आते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। जब आरक्षण की बात होती है, जब रिजर्वेशन की बात होती है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 उसको लेकर के डिस्कशन होता है, उसको लेकर के चर्चा होती है। जब अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध मानता है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, जो हमारे समाज में बहुत ही एक कुरीति के रूप में विद्यमान थे। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके अंतर्गत जाति सूचक शब्द, अपमान सूचक शब्द, संपर्क रखने से मना करना, सार्वजनिक वाहनों में किसी को यात्रा करने से मना करना, आटा चक्की जैसे स्थानों पर अपना कार्य करवाने के लिए जाने पर मना करना, ये सारी चीजें अस्पृश्यता के अंतर्गत आती हैं। और अस्पृश्यता के अंतर्गत जब किसी प्रकार के भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन उसके लिए भारतीय राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। अब आगे बात करते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और सहकारी संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने अथवा बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, यह 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर स्वतंत्रता पर किसी न किसी भी प्रकार का निर्बंधन है। जैसे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस समय सीमित हो जाती है जब भारत की प्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय का अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन, इन 8 के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार से विचार अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह अधिकार के रूप में फिर नहीं रह जाता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान
के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित जितने भी प्रावधान हैं उन सब के ऊपर निर्बंधन है, सीमाएं हैं। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक केस है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्ति, इसमें सिनेमा, धारावाहिक, व्यावसायिक मीडिया, प्रेस, ये सभी कुछ क्या है, शामिल हैं। इन सभी को अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता 19(1) की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 20 अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण प्रदान करता है। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण का अभिप्राय क्या है, इसको हम 3 क्लॉज में समझ सकते हैं। अनुच्छेद 20(1), 2, 3। अनुच्छेद 20(1) में कहा गया किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो और उसे उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। और तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थ इस प्रकार जो भारत का संविधान है वह अपराध के संरक्षण भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था करता है। यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी को आप उससे भिन्न कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 मृत्यु का अधिकार। भारतीय दंड संहिता धारा 309 में आत्महत्या का प्रयास अपराध माना जाता है। रतिनाथ बनाम भारत संघ 1994 के केस में जो जीवन है, जीवन में जीवन जीना और मृत्यु दोनों शामिल है। धारा 309 को अवैध कर दिया गया, जिसमें आत्महत्या के प्रयास को अपराध कहा गया। फिर उसके बाद ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में इसमें कहा गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में यह उल्लिखित है कि मनमानी, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में जो संविधान है वह संरक्षण प्रदान करता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे कारण बताया जाना चाहिए, मनपसंद वकील से परामर्श करने का उसको अधिकार होना चाहिए और 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 23 में मनुष्यों का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखाना, खान, खतरनाक कार्यों में जो बच्चे हैं उनको नहीं लगा सकते हैं। इसी के अंतर्गत बाल श्रम निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसके बाद अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि किसी भी प्रकार से धर्म के आचरण प्रचार से कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार होगा, ऐसी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती है। अनुच्छेद 28 राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही करता है। यानी कि किसी भी राज्य संस्था में धार्मिक शिक्षा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के दी जाएगी, इसकी मनाही करता है। अनुच्छेद 29 और 30 शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के विषय में बात करते हैं।
अनुच्छेद 29 में यह उल्लिखित है कि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उसे संरक्षण का अधिकार होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के साथ शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वह न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी करके व्यक्ति व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। इसमें पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्ति को यह आदेश देता है न्यायालय कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। न्यायालय बंदीकरण के आधारों की परीक्षा करता है। परमादेश परमादेश का मतलब परमादेश रिट के द्वारा न्यायालय किसी लोकाधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि वह विधि के द्वारा निर्धारित उस कर्तव्य का पालन करे जिसका पालन करना उसके लिए जरूरी है, लेकिन जिसे पूरा करने से उसने मना कर दिया है। प्रतिषेध प्रतिषेध रिट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसके द्वारा न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को क्षेत्राधिकारी का उल्लंघन करने की कार्रवाई करने से रोकता है। चौथा रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होता है। इसमें ही क्षेत्राधिकारी के उल्लंघन से रोका जा सकता है। अब प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है? प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही होती है, जबकि उत्प्रेषण रिट तब जारी होती है जब कार्यवाही पूरी हो चुकी होती है। प्रतिषेध का उद्देश्य कार्रवाई को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण के द्वारा निर्णय को रद्द किया जाता है। फिर उसके बाद अगला रिट है अधिकार परीक्षा। इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा कानून सम्मत नहीं है तो उसे उस पद से हटा देता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक विशेषकर 6 अधिकारों का उल्लेख है, जिनके विषय में अलग अलग प्रकार से विस्तृत विवेचन किया गया है। अब हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में चर्चा करते हैं। भारत में राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इनका उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका प्रयोग नीति के निर्माण व नीति के क्रियान्वयन में किया जाना चाहिए। अब भारत के संविधान में जो आर्टिकल वर्णित हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को व्याख्यायित करते हैं, उन अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी जो अवधारणा वाले अनुच्छेद हैं, गांधीवादी और उदारवाद बौद्धिक अर्थात आधुनिक पश्चिम की अवधारणा वाले जो अनुच्छेद है। तो समाजवादी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, 42 और 43A। गांधीवादी आर्टिकल जिन्हें बोला जाता है वह है 40, 47, 48, 46 और 43। उदारवाद बौद्धिक आधुनिक पश्चिमी जो अवधारणा है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 49, 50, 45, 44, 39A, 48, 48A और 51। ये अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण करें तो उनके वर्गीकरण के आधार पर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अनुच्छेद 36 में भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में है। तो ये केवल राज्य के विषय में उसके डिस्क्रिप्शन की बात करता है। हम कुछ मुख्य अनुच्छेद की चर्चा करेंगे राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अनुच्छेद 38 में 38(1) में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से भरपूर व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानता व जीवन स्तर की असमानता को कम करने की बात करता है। अनुच्छेद 39A
रोजी रोटी के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। अनुच्छेद 39 बी, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। अनुच्छेद 29 सी, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण। 39 डी, समान कार्य के लिए महिलाओं व पुरुषों को समान वेतन। अनुच्छेद 29 ई, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन व सशक्तिकरण, इसकी बात है। अनुच्छेद 42 में कार्य की मानवीय दशाएं होनी चाहिए, महिलाओं को मातृ सुरक्षा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 से उद्योग में मजदूरों की भागीदारी की बात करता है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, इसके विषय में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों के कल्याण के विषय में उपबंध बनाने की बात करता है। अनुच्छेद 48, गाय तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध करता है। अनुच्छेद 48 ए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो उसके विषय में नियम बनाने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए उपबंध करने की बात करता है। अब भारत में 42वें संविधान संशोधन के 1976 के अंतर्गत 39 ए, 43 ए, 48 ए, 39 F, ये 4 सब आर्टिकल, सब क्लॉज जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 38(2) जोड़ा गया। इस प्रकार से अनेक संशोधनों, संवैधानिक संशोधनों के द्वारा अनुच्छेदों में संशोधन और उनमें सब क्लॉजेस को जोड़ा गया, जिससे कि जो राज्य के निर्देशक तत्वों के उपबंध हैं उनको कहीं न कहीं कानून सम्मत बनाया जा सके, उनको कानून के रूप में लाया जा सके। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति विषय में नीति निर्देशक तत्व तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं और सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं का स्रोत यही है, राज्य के निर्देशक तत्व है। राज्य के निर्देशक तत्व भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय जो नीति निर्माता हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए जरूरी है। और भारत के संविधान निर्माता यह अपेक्षा करते हैं कि भारत के नीति निर्माता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का किसी भी नीति बनाते समय एक बार आश्रय अवश्य लेंगे। जब मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपस में संघर्ष की बात होती है तो कई बार चूंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, उन परिवर्तनीय हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इस बात को कई बार भारत के संविधान के अंतर्गत विभिन्न उपबंधों की व्याख्या करते हुए भारतीय न्यायपालिका ने इस संदर्भ में निर्णय दिए हैं। बहुत सारे उसके संदर्भ में केसेस हैं। अब हम अगले टॉपिक मौलिक कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं। हमें पता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया, ये पहले नहीं थे। भाग 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 51A भाग 4A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, एक एक करके उन मौलिक कर्तव्यों को जानते हैं। संविधान के आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। संविधान स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देश की सेवा करना व राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। नागरिकों के बीच भाईचारे का विकास, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
समेकित संस्कृति का विकास करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच का विकास करना, सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना, और अंत में जो 11वां उपबंध जोड़ा गया, अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने के पीछे यह मंशा थी कि भारत के नागरिकों को अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए सजग रहना चाहिए, वैसे ही अपने कर्तव्यों को भी जानना चाहिए और उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। इसी में राष्ट्र की, देश की समृद्धि अंतर्निहित है। अब मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं है। मौलिक कर्तव्य कई जगह अस्पष्ट हैं, कई जगह उनमें दोहराव है। अनेक महत्वपूर्ण विषय जो नागरिक के कर्तव्यों से संबंधित हैं, उन्हें मौलिक अधिकारों में स्थान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के विषय में अनेक प्रकार की जो आलोचना है वो भी की जा सकती है या की जाती है। लेकिन हमें अंत में यह समझना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक होते हैं। बिना कर्तव्यों के हम अधिकार को कर्तव्यों के बिना अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता है, और जब कोई भी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह अपने अधिकारों को उस इच्छा शक्ति के साथ क्लेम नहीं कर सकता है जैसे कि उसे करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य सामाजिक समरसता और मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए भी कर्तव्यों का पालन जरूरी है। पर्यावरण के संदर्भ में भी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आवश्यक है, उनके उसमें चर्चा की गई है। देश की उन्नति, देश की सुरक्षा, देश की सिक्योरिटी के विषय में भी मौलिक कर्तव्य हमें आगाह करते हैं। तो कुल मिलाकर के मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना जा सकता है। तो आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के विषय में, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, उसके उपबंध क्या क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहां पर उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन 3 इकाइयों के विषय में आज हम लोगों ने चर्चा की। निश्चित तौर पर भारतीय संविधान को जानने के लिए ये तीनों इकाइयां, तीनों उपबंध हर एक दृष्टि से प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है।